सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टेकचंद एंड इस बार मैंने अपना फर्स्ट मेंस लिखा है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सो आज मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना मेंस का। सो अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं थोड़ी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिनमें कि जैसे जो कि मुझे महसूस हुई हैं कि मुझे दूसरा अटैम्प्ट क्यों लगा एक्चुअल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। सो उसमें एक पहला रीज़न आई थिंक जो कि बहुत हाई मिस गाइडेंस है मार्केट में। सो एक वो है। सो यहाँ पे ना आपको बहुत वाइजली चूज़ करना होगा कि आप किसको फॉलो करोगे एंड किसको फॉलो नहीं करोगे। सो एक्चुअली यहाँ पे ये डिसाइड करेगा ना कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना समय लगेगा एक्चुअल में सिविल सर्वेंट बनने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत एक्चुअली बड़ी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। एंड दूसरा है कि यार एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ना, ताकि आप इजीली इन्फ्लुएंस ना हो पाएँ। किसी ने बोला कि मैं ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर ले रहा हूँ, तो आप जो फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो करते रहें। ये दो चीज़ें। एंड इसके बाद है कि अच्छा, आज अब अक्टूबर मंथ आ गया है। सो अगस्त 31 अगस्त को लास्ट पेपर था, तो मैं इतना समय बाद ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो इसके पीछे कारण है बिकॉज़ मुझे लगता है कि यार उस वक्त ना हम काफ़ी इमोशनली भी होते हैं, और मे भी हम उतना रैशनली अपनी परफॉर्मेंस को उस वक्त एनालाइज ना कर पाएँ। सो इसमें कुछ रीज़न है। जो द फर्स्ट प्रोमिनेंट रीज़न है वो है कि मुझे उस वक्त थोड़ा खुद को टाइम देना था, खुद से एनालाइज़ करना था चीज़ों को, एंड कि मैं उन चीज़ों को नोट डाउन करूँ, पेन लेके खुद से एनालाइज़ करूँ, उनको नोट डाउन करूँ, कैसा रहा, क्यों रहा, क्या मिस्टेक्स हुई या क्या अच्छा रहा है ना, क्या फेवर में, अगेंस्ट में। तो वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ वो जो इमोशंस थे वो इमोशंस एक तरह से कमाए हुए इमोशंस थे, है ना। मीन्स आपको कमाना पड़ता है। सो जो इमोशंस थे वो कमाए हुए इमोशंस थे, तो उनको मैं ऐसे नहीं जाने देना चाह रहा था। एक ये रीज़न था। एंड दूसरा था जैसे कि मुझे थोड़ा रैशनल परफॉर्मेंस को अपने रैशनल तरीके से एनालाइज़ करना मैं चाह रहा सा था, तो इमीडिएटली नहीं हो पाता है। थोड़ा एक समय के बाद आप जब थोड़ा इमोशनली नॉर्मलाइज हो जाते हो, तो उसके बाद थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस को इमोशनली आप एनालाइज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है कि माइंड एग्जॉस्ट हो चुका था। सो उस वक्त था कि चलो ब्रेक लेते हैं, घर जाते हैं, एंड उसके बाद फिर है ना, आप थोड़ा सा अच्छे से खुद की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज़ कर पाते हैं। एंड मैंने एक चीज़ नोट की, जब मैं यहाँ पे था तो मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने पेपर्स को पता नहीं कितनी बार दोबारा से देखा है, एनालाइज़ किया है, बहुत कुछ उनको मतलब बिल्कुल डीपली स्टडी किया। एंड देन जब मैं घर गया मैंने एक दो बार फिर किया, लेकिन जब मैं घर में गया ना, वो वाला जो एनालिसिस था वो बहुत ब्रॉड माइंडेड था, बहुत ओपन अप था। सो वो काफ़ी अच्छा एनालिसिस था। सो ये रीज़न्स हैं। सो अच्छा, मैं डायरेक्टली अब आता हूँ कि मेरा मेंस का एक्सपीरियंस रहा कैसा रहा, पेपर वाइज ही डिस्कस करते हैं। सो अच्छा, यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि इसको दो वीडियोस में शेयर करूँ। एक है जो कि एक्चुअल एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा पेपर वाइज। एंड एक दूसरा है कि जो जून से अगस्त तक का मंथ, अगस्त 2022 वाला एक जो जर्नी थी वो कैसा था। सो उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, ताकि मुझे वो आगे गाइड करेगा। सो वो वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं पेपर वाइज से। उससे पहले है ऐसे का पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर अपने सामने ही रखे हैं। सो उनके बेस पे ही हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगा। सो पहला ऐसे का पेपर है। ऐसे का पेपर मतलब उतना टफ पेपर नहीं था, लेकिन फ़िलासफ़िकली ऐसे थे सभी लगभग। सो इसमें से जो मेरा फर्स्ट ऐसे था वो काफ़ी अच्छा रहा था, बिकॉज मैंने उसके लिए थोड़ा स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया था, ना कि ऐसे के लिए, बट ऐसे का एक फॉर्मेट कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा फर्स्ट ऐसे। सेकंड ऐसे में थोड़ा सा मुझे लगा यार ब्रेन स्टॉर्मिंग को थोड़ा और अच्छे से किया जा सकता था, बट नॉन दिलस वो भी ठीक ठीक हुआ है। सो ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन माई ऐसे। एंड अगर मैं GS1 पेपर की बात करूँ, तो GS1 पेपर इस बार थोड़ा सा मुझे हट के लगा। हट के इसलिए लगा बिकॉज मुझे हिस्ट्री के अलावा सिर्फ जोग्राफ़ी ही दिख रहा था। एक तरह से जोग्राफिकल नेचर वाले क्वेश्चन दिख रहे थे मुझे, टिपिकल सोसाइटी वाले क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा था। सो वो मेरे लिए फेवरेबल था, बिकॉज माई ऑप्शनल इज़ जोग्राफ़ी। सो मुझे उस हद से मेरे लिए फेवरेबल लगा, अच्छा लगा।
तो और जो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे वो मेरे लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं था जो कि मुझे लगा कि यार ये क्या पूछ लिया या क्या है ये। तो इसमें हड़प्पा का क्वेश्चन था, अकबर का रिलीजियस वाला क्वेश्चन था, चंदेला अर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन था, देन ये और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पे क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन उतने कोई टफ नहीं थे। ज्योतिबा फुले वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने करंट अफेयर मैं करंट न्यूज़ में था तो मैंने उसको भी पढ़ा था। तो ऐसा ऐसा कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी। एंड बाकी ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कोई उतने टफ नहीं थे। सी लेवल राइज, नॉन फार्मिंग, हाँ लेकिन ये है कि ना ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसा कोई टिपिकल कुछ स्टैटिक वाले क्वेश्चन नहीं है। ये करंट जो अभी जो चल रहा है उस पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन है वो। फॉर एग्जांपल नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन हैं, सुनामी पे क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन है। सो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं चाहे वो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स जो हैं वर्ल्ड के, काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन से एआई पे कोई एआई का रिलेवेंस क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चंस गंगा बेसिन पे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ट्राइबल पे क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चंस थोड़े से मतलब टिपिकल सोसाइटल क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा मिक्सअप था ज्योग्राफी एंड उसमें। बट मैं बिकॉज मेरा ज्योग्राफी है तो मैं इनको थोड़ा ज्योग्राफिकल ही मानूँगा, बिकॉज मैंने वो आंसर भी उस तरह से लिखे हैं, उसने काफ़ी हेल्प ही किया है वहाँ से। एंड देन अगर मैं थोड़ा GS2 की बात करूँ तो GS2 पेपर जब मैं लिख रहा था तो मुझे उतना कोई टफ़ नहीं लगा, बिकॉज उस वक्त हमें पेपर कंप्लीट करना होता है। सो उतना तो कौन डीपली देखता है कि ऐसा पेपर आया, टफ़ है कि ईजी है। सो उस वक्त तो मैंने किया पेपर कंप्लीट। बट जब मैंने दोबारा घर में आके देखा था जब संडे को, जब चारों पेपर कंप्लीट हो गए थे उसके बाद, सो उस वक्त मुझे लगा कि यार GS2 का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था, थोड़ा सा हट के पेपर था एक तरह से। सो उसमें बिकॉज कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि मतलब, लेकिन एक बात है कि करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड, स्पेशली जो कि भी रिसेंट जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे हैं इंडिया US पे, 2-3-4 क्वेश्चंस थे उस पर, और कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चंस थे। प्रोटेक्शनिज्म पे क्वेश्चन था, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था, है ना, सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन है, सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स पे क्वेश्चन, वुमेन सोशल कैपिटल क्वेश्चन हैं। सो मतलब थोड़ा सा ऐसा पेपर था GS2 का, थोड़ा सा ज़्यादा ही डायनेमिक हो गया। वो टिपिकल स्टैटिक वाला ऐसा कुछ पार्ट था नहीं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन था, बट वो इतना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन था, बट वो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना। आपका अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था जो आर्टिकल 368 है, बट वो इतना डायरेक्टली नहीं थे, वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे। इनको हम पेपर वाइज बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके, अभी थोड़ा सा ऐसे ओवरऑल बता रहा हूँ। बट इन टोटल बिकॉज मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया था, मैंने न्यूज़पेपर थ्रू आउट द ईयर पढ़ा था, मुझे एक आइडिया फेयर आइडिया था। सो उसमें से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली ही फंस गए थे। सो एक और आंसर देने की मैं हालत में था, तो सारे ही क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए थे। सो एक्चुअली जितने भी मैंने पेपर दिए हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल, मतलब सर पेपर में मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। सो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट शायद मिले मुझे, थोड़ा सा ये थोड़ा हेल्प करे। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी सारे एस्पिरेंट्स मेरा पेपर तो कंप्लीट करते ही हैं। और GS3 की मैं बात करूँ तो GS3 का पेपर भी थोड़ा सा डायनेमिक था, थोड़ा सा ऐसा था ना कि करंट ओरिएंटेड ज़्यादा था। एंड इन चीज़ों को जो पूछी गई चीज़ें इनको आप जनरली स्टैटिक में तो नहीं पढ़ते हैं। इस बार वो टिपिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं थे। फॉर एग्जांपल लास्ट एक क्वेश्चन था, मे बी फूड इन्फ्लेशन पे क्वेश्चंस थे, या मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन से लिंक किया गया था, लेकिन इस तरह के उस तरह के टिपिकल वाले क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वाले क्वेश्चन थे, या फिर एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाला क्वेश्चन था। बट बाकी जो क्वेश्चन थे PLI पे क्वेश्चन है आपका, ये जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है इस पे क्वेश्चन है आपका, हाई वैल्यू क्रॉप्स पे क्वेश्चन है, चाहे या फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, या फिर आपका सी वाटर इंट्रूजन पे क्वेश्चन, टेररिज्म पे क्वेश्चंस हैं। सो मतलब ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे जिनको कि आप टिपिकली पढ़ें। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटीज़ में आप पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे माइनिंग पे क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर्स पे क्वेश्चन है, इनको ना स्टैटिक वाला नहीं है, डायनामिक है। सो हैंस यहाँ से की है कि मतलब करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है GS3 पेपर में। एंड क्योंकि मैंने इनको अच्छे से किया था, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, सो मुझे
ज्योग्राफ़ी से भी काफ़ी ये लिंक्ड है, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल गया था। बट इन टोटल बिकॉज़ मैंने जिस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके गया था, सो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक हो, उसमें मुझे दिक्कत ना आए। एटलीस्ट मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो लिख पाऊँ। अगर बहुत ही भी टफ क्वेश्चन आ गया, बट इस बार जो जितने भी पेपर थे ना, सभी पेपर्स में कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो कि ये क्या पूछ लिया। ऐसा किसी भी पेपर में नहीं था इस बार। ये एक बेनिफिट था जो कि सभी को है। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये इतने डायनामिक्स टाइप क्वेश्चन है ना कि इनमें नंबर लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बिकॉज जिस तरह के सेमी कंडक्टर पे क्वेश्चन है, मिनरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है ना, या फिर जैसे ये जो अभी इंटरनल सिक्योरिटीज़ में जो नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीमेंट्स एंड पीस अकॉर्ड्स हुए थे, उन पे क्वेश्चन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। सो इनमें आपको थोड़ा आंसर को स्पेसिफिक बनाना होगा। आप जनरली ज्ञान नहीं लिख सकते हैं। सो वो जो स्पेसिफिसिटी है वो, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो जब मैं बाहर निकला मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार GS3 पेपर मुझे लगा था कि मेरा सबसे बेस्ट पेपर हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत हो गया था, बिकॉज़ मैं जो है अपने क्वेश्चन पेपर पे ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहा था। सो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज वाला था, सो मुझे लगा यार इसको मैं बाद में करता हूँ, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूँ, बिकॉज़ वो मुझे काफ़ी अच्छे से, मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। सो लेकिन यहाँ पे मैंने दिक्कत ये कर दिया कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 7 में लिख डाला था। सो उसने थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट किया उस वक्त, बिकॉज आप समझ रहे हो, मतलब सो ये थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था। बट फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 में ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट था कि कैसे आप मतलब पोटेंशियल रोल है ना, व्हाट इज़ द पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, सो मुझे लगा थोड़ा सा ऐसा है कि आप मतलब अपने तरफ से ज्ञान टाइप ही लिखोगे, सो उतना मे भी स्पेसिफिक आंसर ना हो पाए। लेकिन फिर दूसरा मुझे अच्छे से याद था, तो मैंने उसको कट करके दूसरे क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा से लिखा है। सो उसे थोड़ा सा मेंटली, मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इम्पैक्ट किया उस वक्त। एंड दूसरा कि उसने भी टाइम भी ज़्यादा लिया ना, तो ये था। लेकिन इवेंचुअली मुझे था कि अब ठीक है, हो गया है। तो मैं थोड़ा सा निष्काम कर्मा में ज़्यादा बिलीव करता हूँ फ़िलासफ़ी में, कर्मयोग फ़िलासफ़ी में। तो मुझे था कि ठीक है, अभी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते, अभी ये नहीं सोचते क्या होगा वगैरह, अभी पेपर कंप्लीट करना है, दैट्स द थिंग जो कि मुझे अभी कंप्लीट करनी है। सो मैंने किया एंड पेपर कंप्लीट हो गया था। एंड GS4 का पेपर ठीक ठीक हुआ है। GS4 में एज सच बिकॉज चैलेंज रहता है कि पेपर कंप्लीट करना है, सो वो कंप्लीट हो गया है। एंड ठीक ठीक हुआ है पेपर, मतलब थ्योरी वाला पार्ट भी, एंड थोड़ा केस स्टडीज़ मैं मुझे लगा कि यार उतना मस्त हुआ नहीं है केस स्टडीज़। सो उसके पीछे कारण है कुछ, एक है शायद PYQs को करना बहुत ज़रूरी है केस स्टडीज़ में। सो थोड़ा सा एक वो भी इशू था, बट इन टोटल मतलब अच्छा हुआ है। सभी ही पेपर GS 1 2 3 4 इंक्लूडिंग ऐसे। सो अभी मैं थोड़ा ऑप्शनल की बात करूँ तो यार ऑप्शनल का थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं हुए पेपर्स, बट मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया था मुझे, स्पेशली पेपर 2 ऑप्शनल का। सो बट ऐसे है कि बिकॉज़ मेरा GS के पेपर्स एक्चुअली में काफ़ी अच्छे हुए हैं। सो ये है कि वो वाले मेरे थोड़े से कंपनसेट कर देंगे मेरे ऑप्शनल को भी। सो एंड लैंग्वेज पेपर्स हैं, लैंग्वेज पेपर्स को भी नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपका मीडियम है जो उसके जो विपरीत वाला पेपर है, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो। फॉर एग्जांपल मेरा इंग्लिश में जो था, तो हिंदी वाला पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई थी लिखने में। सो वहाँ पे पेपर लिखना कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको सब कुछ हिंदी में ही लिखना है। सो वो वाला एक चीज़ है, तो उनको भी नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं कुछ। एंड इसके अलावा जो है मतलब इसके अलावा जो एक मेन चीज़ जो मैंने फॉलो की, बिकॉज मैंने अपने सभी पेपर्स को कंप्लीट किया है, कोई भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। सो इसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो ये था कि यार मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स टाइप बनाए थे, मैंने करंट अफेयर्स पे अच्छा कमांड कर लिया था, मैंने डेटा फैक्ट्स को रट लिया था। सो उसने मेरे आंसर्स को काफ़ी स्पेसिफिक अच्छा बना दिया।
एंड बिकॉज मैंने खुद को ज़्यादा फॉलो किया था देन कि किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने से। सो मैंने खुद को मतलब खुद की जो अंडरस्टैंडिंग थी यूपीएससी को, चाहे पीवाईक्यू से, सिलेबस हो, प्रॉपर उसको लिसन करने से हो, सो वहाँ से एक जो समझ आई थी वो ये थी कि मेंस मतलब आंसर राइटिंग। सो मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और एक चीज़ मैंने फिर महसूस की कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से तो बहुत रेयर, बहुत कम थे, और बहुत कम से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ना। क्योंकि 20 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को आपको एक थोड़ा ठीक ठीक लिखना है ना। कुछ एक हो सकते हैं कि थोड़ा ठीक अच्छे लिखें, लेकिन सभी को ठीक ठीक थोड़ा लिखना है। सो इतना ये वाला एक रहता है, बिकॉज सभी में क्वेश्चंस में नंबर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आप एक को मार्क्स मतलब एक जो मैजिक नंबर है उसको आप ले सकते हैं। सो इसके लिए जो मैंने एक चीज़ करी थी वो थी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो मैंने अपने चाहे जितने भी पेपर्स हैं, और ऐसे में तो हर कोई करता ही है, लेकिन जो GS 1 2 3 भी पेपर्स हैं फॉर को छोड़ के, GS 1 3 में मैंने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में ब्रेनस्टॉर्म किया था। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन एक दो मैं यहाँ बता दूँ कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना तो आपके पास पॉइंट्स मिल गए हैं, अब जैसे आपको लिखना ही होता है। सो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, पॉइंट्स कौन सा प्रायोरिटाइज़ करना है वो आ जाता है, एंड दूसरा है कि आपकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि आपको जस्ट लिखना ही है। एंड तीसरा है कि अब आप उतने समय में जब आप लिखते हैं ना, शायद आपको कोई डेटा फैक्ट्स एग्जांपल कुछ ऐसा याद आ जाता है उसी लिखते उसी पीरियड में, बिकॉज उस वक्त जो हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है जिस तरह से, वो बहुत एक्सेप्शनली वर्क कर रहा होता है, वो अभी नहीं करेगा। सो ये है एक चीज़। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी अच्छा आपको आंसर्स को बना देता है। सो इन टोटल सभी मेरे जीएस के पेपर्स काफ़ी अच्छे गए हैं, एसए का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया, लैंग्वेज पेपर भी ठीक ठीक गए हैं। ऑप्शन का पेपर में थोड़ा सा थोड़ी सी कमी रह गई है, एक तरह से मैं ये बोलूँगा। वो क्यों रही है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी वीडियो को भी थोड़ा सा लिमिट करना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते हैं। सो ये है कि इन टोटल काफ़ी अच्छा रहा है। और जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, बिकॉज मैंने मल्टीपल टाइम्स 5-6 टाइम्स मैंने अभी तक पेपर्स को डीपली स्टडी कर लिया अभी अपने सभी पेपर्स को। सो इसके बेस पे मेरा एक्सपीरियंस है कि मेंस तो आई होप कि हो जाना चाहिए क्वालिफाई, एंड आई एम होपिंग कि मेरा जीएस में अच्छा स्कोर आए, और वो इतना अच्छा आए जिस तरह के मार्किंग कोचिंग में होती है वर्सेस अब यूपीएससी में कैसे मार्किंग होती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो वो भी एक फैक्टर डिपेंड करेगा, बट नॉनदलेस अगर आपने आंसर लिखा है, अपना क्वेश्चंस को, कोर डिमांड को एड्रेस किया है, अपने अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट किया है, अपने एग्जांपल्स दिए हैं, डायग्राम्स बनाए, डेटा फैक्ट्स दिए हैं, और रिलेवेंट और एक्यूरेट फैक्ट्स दिए हैं, सो एग्ज़ाम में भी शायद क्यों ही नंबर काटेगा। एंड एक और चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूज़पेपर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इवन कि इन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा एक और वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज़ ये जो मेरा एक जर्नी रही है ना GS 1 2 3 4 की एंड ऐसे की, ऐसे को छोड़ देता है GS 1 2 3 में, इनमें अगर आप अच्छे एक्सेप्शनली मार्क्स ले आते हैं ना, सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि या तो आप GS के पेपर्स में बहुत अच्छे स्कोर ले आओ, या आप ऑप्शनल के पेपर में बहुत एक्सेप्शनल स्कोर ले आओ, या अगर आप इंटरव्यू में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे बहुत एक्सेप्शनल स्कोर ले आओ, लेकिन इंटरव्यू का तो आपके हाथ में है नहीं। एंड ऑप्शन मतलब जीएस के पेपर्स एंड ऐसे टू सम एक्सटेंट आपके कंपनी कंट्रोल में होते हैं। सो जीएस के पेपर्स में भी कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनमें भी आप इतना भी ड्रॉप ना कर जाएं कि बहुत ही कम स्कोर आ जाए, स्पेशली GS 1 एंड GS 3 पेपर्स में, इन पेपर्स में। तो ये दोनों पेपर मुझे जब तक, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मेरा जो हाईएस्ट स्कोर आ सकता है वो इन्हीं पेपर्स में, मतलब GS 1 2 3 4 सभी में ही मेरा बहुत अच्छा स्कोर आएगा, इतना तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। कितना अच्छा रहेगा वो थोड़ा देखना होगा। सो अभी अभी तो फ़िलहाल यहीं पे विराम लगाता हूँ मैं इस वीडियो को। सो बस इतना है कि चलो मैं वाला इस वीडियो को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड क्या रहा, क्या किस चीज़ों में, किन चीज़ों ने मुझे फेवर किया, ताकि जिससे कि मेरे जीएस पेपर्स अच्छे हुए हैं। सो उसको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, एंड वन बाय वन पेपर डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें मैंने करी, शॉर्ट नोट्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, टेस्ट वगैरह, इन सभी को मैंने कैसे किया, कैसे मैनेज किया, एंड किस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस किए, बिकॉज फर्स्ट मेंस था। तो वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो चलो अभी इस वीडियो को विराम लगाते हैं। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई होप कि आप और भी वीडियोस इस यूपीएससी मेंस के बारे में देखना चाहेंगे, जो कि अलग अलग पेपर्स की हों, बिकॉज तो डिटेल एनालिसिस आपको भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा।
सो थैंक यू सो मच